जी, तो हम सिद्दीक जम साहब से बात कर रहे थे। नाज़रीन, इस वक़्त सिचुएशन ये है कि बिलाखिर पाकिस्तान को रिटेलिएट करना पड़ा। पाकिस्तान के पास कोई और चांस नहीं था, पाकिस्तान के पास कोई और रास्ता नहीं था। बिलाखिर पाकिस्तान को रिटेलिएट करना पड़ा। वजह सिंपल है, सादी है कि भारत ने पाकिस्तान की मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को नुकसान पहुँचाकर पाकिस्तान की फ़ौजी क़ुव्वत में कमी करने का फ़ैसला किया था। तो बजाय इसके कि हाथ पे हाथ धरे आप बैठे रहें और आप इंतज़ार करें कि आपका नुकसान हो और आप कमज़ोर हो जाएँ, तो फिर अपनी ताकत को इस्तेमाल करना चाहिए दुश्मन के खिलाफ। पाकिस्तान ने इंतहाई ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा किया। पूरी दुनिया को पाकिस्तान ने बार-बार बताया कि इनको बंदा बना लें, इनको बाज़ कर लें। ये अगर कोई दहशतगर्दी हुई है तो सबूत हमारे साथ शेयर कर लें। अगर कोई ऐसी चीज़ है तो दुनिया के किसी भी मुल्क को साबित कर दें, जो ज़िम्मेदार मुल्क हो, कोई भी न्यूट्रल मुल्क बीच में डाल दें, अक़वाम मुत्तहिदा से करवा लें, जो चाहते हैं तहकीकात करवा लें, लेकिन कोई चीज़ तो सॉलिड हमारे सामने लेकर आएँ। लेकिन भारत को अपनी ताकत का ज़ोन था, वो लगातार अटैक करता गया। दुनिया में जो भारत के साथ लोग खड़े हैं या ममालिक खड़े हैं, उसका भी उन्होंने फ़ायदा उठाया है और बार-बार फ़ायदा उठाया है। तो अब पाकिस्तान के पास रास्ता कोई नहीं था। जब आप पाकिस्तान की एयरफोर्स की बेसिस को निशाना बनाएंगे तो फिर आपको अपने तैयारे उड़ाने पड़ेंगे। तैयारे सबसे ज़्यादा महफूज हवा में होते हैं। ये आप बात याद रखिएगा कि जंग के दौरान आपका तैयारा सबसे ज़्यादा महफूज तब होता है जब वो फ़िज़ा में होता है। जब वो ग्राउंड होता है या ज़मीन पे होता है तो फिर दुश्मन उसको टारगेट कर सकता है। लिहाजा फिर पाकिस्तान ने अपने तैयारे उड़ाए और उनका मुँह किया इंडिया की तरफ, और अपने मिसाइल भी उड़ाए और उनका मुँह भी किया इंडिया की तरफ। और अब तक की इत्तला के मुताबिक इंडिया की कई एयर बेसिस को पाकिस्तान ने निशाना बनाया। उसके साथ जो उनकी मिसाइल की साइट है उसको भी निशाना बनाया, जहाँ से वो बरामूस मिसाइल जो है उसको फायर करते थे। मेरे ख्याल में सिद्दीक जान, अभी पाकिस्तान को थोड़ा फोकस करना चाहिए 2-3 चीज़ों पे। एक तो जो हमें मौका नहीं मिल रहा बड़े लंबे अरसे से, पाकिस्तानियों की, पाकिस्तान की फ़ौज की एक ख्वाहिश है मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के हवाले से या उनके हक़ खुद इरादियत के हवाले से इस मामले को वंस फॉर ऑल पाकिस्तान सेटल करने के लिए कोशिश करे, क्योंकि यही एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है दोनों ममालिक के बीच में। लिहाजा इसको रिजॉल्व कर लें तो फिर तो यहाँ लड़ाई कोई नहीं रहती। दूसरा, हमारे पानियों के ऊपर जो स्ट्रक्चर्स भारत ने बनाए हैं, हमें उन स्ट्रक्चर्स को हटाना पड़ेगा ताकि जो पाकिस्तानियों के हक़ का पानी है इंटरनेशनल लॉज के मुताबिक, जिन्हें जुल्म और ज़्यादती के साथ भारत ने रोका था, वो पानी जो है वो हमारे किसानों का हक़ उन तक पहुँचे। देखिए इमरान भाई, ज़ाहिर है हमारी ख्वाहिश तो यही है, लेकिन ज़ाहिर है अभी ये तो बहुत आगे की बात है। अगर हम ये करें कि कश्मीर के हवाले से ये चीज़ सेटल हो जाएगी। और एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बड़ी खबर सामने आई है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नेशनल कमांड अथॉरिटी की मीटिंग जो है वो तलब कर ली है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो अथॉरिटी है वो न्यूक्लियर हमारे जो हथियार है उनके हवाले से फैसला करती है, उसके इस्तेमाल के हवाले से। तो ये बहुत बड़ी खबर है, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नेशनल कमांड अथॉरिटी की मीटिंग जो है वो तलब कर ली है। ये अभी खबर आई है और ये बहुत बड़ी पेशरफ्त है। तो इसका मतलब यही है कि पाकिस्तान ऑल आउट किया है और पाकिस्तान देख रहा है कि हमें किसी भी हद तक जाना पड़ेगा और कशीदगी ज़ाहिर है बढ़ रही है और लड़ाई इस वक्त शदीद जारी है। तो देखते हैं चीज़ें किस तरह आगे बढ़ती हैं। तो मैंने कहा ये भी एक अपडेट है जो आपके साथ में शेयर कर दूँ। और भारत में जो हमारे दोस्त हैं वो दिल छोटा ना करें। अगर किसी एयरबेस पे या किसी इलाके में भी मिसाइल नहीं पहुंचा तो वो उम्मीद से रहें, वहां पहुंच जाएगा। सिर्फ शर्त यह है कि भारत अपनी रविश पे कायम रहे। देखिए, पाकिस्तान एटॉमिक पावर है। आप पाकिस्तान को फलस्तीन नहीं समझ सकते, आप पाकिस्तान को एक कमज़ोर मुल्क समझने की गलती नहीं कर सकते। ये ज़रूर है कि पाकिस्तान के अंदर इकनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, पाकिस्तान के अंदर हमारे कुछ अंदर समाजी, माशरती और सियासी मसाइल चल रहे हैं। एक्चुअली सियासी मसाइल ही हैं जिनकी वजह से बाकी मसाइल हैं। तो ये इसके बावजूद हमें एक बात याद रखनी पड़ेगी, बड़ी फ़ौज है, तगड़ी फ़ौज है। हमने दुनिया भर के बेहतरीन हथियार जमा किए हैं। हमारी बड़ी प्रोफेशनल एयरफोर्स है, हमारी प्रोफेशनल जो है ग्राउंड फोर्सेज हैं। हमने दुनिया का सबसे मुश्किल जो है वो एक जहाद लड़ा है, दुनिया की सबसे मुश्किल लड़ाई लड़ी है और अपने मुल्क के अंदर अपनी सरजमीन पर लड़ी है, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग। आज भी पाकिस्तान के शहरी जो हैं वो उनका बड़ा इम्यून सिस्टम बड़ा तेज़ है, यानी हम दहशतगर्दी के बड़े बड़े वाक़यात को हज़म कर जाते हैं। भारत में वो कैपेसिटी नहीं है। अभी यहाँ कुछ मनाज़िर हैं, सियालकोट में एक गाँव है और सियालकोट के गाँव में कोई तैयारा आकर गिरा है, वहाँ शहरी बहुत बड़ी तादाद में जमा हो गए हैं। ये मनाज़िर इस वक्त सोशल मीडिया पे ये आप पता नहीं, अब साथ पंजाबी में एक शख्स कमेंट्री भी कर रहा है, आप देख सकते हैं। इस सुबह सुबह कोई जहाज़ गिरा है और उसके मनाज़िर आप ये देख लें। फिर ये इंडियन एयरबेस का भी एक मंजर है, उसके बाद एक और वीडियो है। तो भारत में जो है वो सिचुएशन अच्छी नहीं है और एक जहाज़ जो है वो सियालकोट के एक गाँव में गिरा है। अभी इसके बारे में हमें इत्तला आ जाएगी ये कौन सा जहाज़ है, किसका जहाज़ है और क्या सूरत हाल है। लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स ने और पाकिस्तान की जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है उसने आज सुबह फजर के वक्त अटैक किया, दिन की रोशनी में। भारत नॉर्मली रात का टाइम जो है उसका इंतखाब करता है हमले के लिए, लेकिन पाकिस्तान ने दिन के वक्त का हमेशा इंतखाब किया। जब हमने 2019 में जवाब दिया था तब भी सुबह जवाब दिया था, बिल्कुल सुबह सुबह फजर का वक्त। और आज भी ये जो अच्छा काम है पाकिस्तान ने, हफ्ते की सुबह है और फजर का वक्त है, पाकिस्तान ने वापस
हमला किया भारत के ऊपर और बड़ा तंग आकर पाकिस्तान ने हमला किया। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान बिल्कुल आमादा नहीं था एक फुल फ्लैग जंग में जाने के लिए, लेकिन जब आपके ऊपर जंग मुसल्लत कर दी जाए तो फिर आपके पास कोई और रास्ता रहता नहीं है। तो सिद्दीक जान, इस वक्त रात को जो नूर खान एयरबेस के ऊपर अटैक्स हुए हैं, ये इससे लगभग 10-12 किलोमीटर का फासला है अडियाला जेल का, और पूरे इस्लामाबाद में आपको पता है इसकी आवाज़ें सुनी गई हैं। गालिबन अडियाला जेल में जो कैदी हैं उन्होंने भी सुनी होगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान साहब को बाहर लाना इस वक्त कितना ज़रूरी है, क्योंकि इससे पहले जंग को उतना सीरियस लिया नहीं जा रहा था। इससे पहले यही चल रहा था कि जंग एक दिन चल जाएगी, छोटी लड़ाई हो जाएगी, छोटा मोटा मार्का हो जाएगा। लेकिन देखें, इमरान खान एक बात अक्सर कहते थे कि जंग शुरू करना आपका फैसला हो सकता है, फिर जंग आपको कहाँ ले जाए इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। मेरे ख्याल में वी आर हेडिंग टुवर्ड्स दैट पोजीशन, हम उस तरफ को बढ़ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो वो सिचुएशन इससे पहले कि वो आ जाए, इमरान खान के बारे में एक बड़ा डिसीजन पेंडिंग है, और उसके ऊपर देखें समझदारी तो इसी में है। खुदा ना खास्ता अगर अडियाला पे कोई अटैक होता है तो फिर पाकिस्तान के अंदर खाना जंगी लगने का खतरा है। उससे अवॉइड करने के लिए और बचने के लिए इस वक्त इमरान खान साहब का बाहर आना बहुत जरूरी है, या उन्हें महफूज बनाया जाना चाहिए। जी सिद्दीक। मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि जो पिटीशन दायर की है अली मिंजांडापुर साहब ने शहबाज खोसा साहब और लतीफ खोसा के जरिए, वो बहुत कम्प्रीहेंसिव है। उसमें एक चीज तो इस्टेब्लिश की गई है कि इमरान खान साहब जो है उनकी रिहाई पैरोल के ऊपर वो आलमी कवानीन के मुताबिक भी बनती है, वो इंसानी हकूक के हवाले से जो इंटरनेशनल लॉज हैं उसके मुताबिक भी बनती है। उसमें कई बड़े अदालती फैसले जो है दुनिया भर के, जिसमें इमरान खान की तरह की पोलिटिकल शख्सियात को जिस तरह से जेल में रखा गया और उनकी रिहाई के हवाले से फैसले हैं उनका भी हवाला दिया गया है। फिर इस्टेब्लिश किया गया है कि इमरान खान साहब के केसेस जो है वो पोलिटिकल है और उनको फेयर ट्रायल का हक नहीं मिल रहा, उनके साथ बराबरी का सलूक नहीं किया जा रहा, नाइंसाफी की जा रही है, जुल्म और जबर किया जा रहा है। अब वो पिटीशन, और उसमें दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है इमरान भाई। एक तो उसमें कहा गया है कि मोदी जो है वो इमरान खान को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझता है, क्योंकि इमरान खान ने 2019 में उसको धूल चटाई, इमरान खान ने उसको पूरी दुनिया में एक्सपोज किया। तो मोदी जो 100 से ज्यादा इंडिया ने ड्रोन पाकिस्तान में मारे हैं, तो खुदा न खास्ता वो कोई ड्रोन जो है वो अडियाला में भी मार सकते हैं। इस वजह से इमरान खान को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जाए। दूसरी जो वजह कही गई है वो कही गई है कि इस वक्त कौमी यकजहती के लिए इमरान खान की रिहाई जरूरी है। लेकिन इस पे पीटीआई की कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स, कुछ हमारे जो एनालिस्ट हैं, हमारे रिपोर्टर्स हैं, हमारे जर्नलिस्ट हैं, उनकी राय मुख्तलिफ थी कि इमरान खान साहब को पैरोल पे रिहा नहीं होना चाहिए, उनको अदालतों के जरिए मुस्तकिल तौर पर रिहा होना चाहिए। मेरा इस पे थोड़ा सा मुख्तलिफ राय है। मेरी राय है कि इमरान खान को बिल्कुल पैरोल पे रिहा होना चाहिए और बिल्कुल इमरान खान को बाहर आना चाहिए। देखिए, इमरान खान की इस वक्त बाहर बहुत जरूरत है। और दूसरा ये है कि पीटीआई के पास कोई प्लान नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है, कोई वो एक्टिव नहीं है, उनकी लीडरशिप कंप्रोमाइज्ड है, बुज़दिल है, नाअहल है, कमी है। इस लीडरशिप के साथ इमरान खान मज़ामत के जरिए तो मुझे बाहर आते नजर नहीं आ रहे। तो एक इस मौके पे इमरान खान की जरूरत है। अगर हुकूमत और हुकूमत और इदारे अगर ये फैसला करते हैं कि पैरोल पे इमरान खान को रिहा कर दिया जाए, तो मैं ये दुरुस्त फैसला होगा और इमरान खान को भी इस पे रजामंदी का इजहार करना चाहिए। तो ये दो चीजें पिटीशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ये कि मोदी इमरान खान को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझता है और इसलिए भी वो खुदा न खास्ता टारगेट कर सकता है, और दूसरा मुल्की यकजहती के लिए इमरान खान की रिहाई बहुत जरूरी है। जी सिद्दीक जान साहब, बिल्कुल आप ठीक बात कर रहे हैं कि इमरान खान साहब की इस वक्त रिहाई जरूरी है। मैं इसमें ये कहता हूँ कि पब्लिक का एक बिल्कुल मूड चेंज हो जाएगा अगर ऐसा कोई मूव इस वक्त होता है और पूरा पाकिस्तान इकट्ठा हो जाएगा। और इस वक्त जरूरत भी इस बात की है कि पाकिस्तान इकट्ठा हो जाए, इकट्ठा होकर फैसला करे। और पैरोल पे रिहाई जो है उसको कंडीशनल जो है वो रिहाई कहा जाता है कि आपको कंडीशनली रिहा किया जाता है और फिर कंडीशंस आपके ऊपर इम्पोज की जाती है सिचुएशन के मुताबिक कि फला चीज़ें आप नहीं करेंगे और इसलिए आपको रिहा किया जा रहा है। फिर साथ में एक पैरोल ऑफिसर भी होता है जो आपके ऊपर नजर रखता है, पूरा एक सिस्टम होता है। तो इमरान खान साहब के लिए नरम कंडीशन अगर रखी जाएगी तो शायद इमरान खान साहब इस पर आमादगी दायर कर दें। देखें, आपको एक और बात सिद्दीक जान देखनी होगी कि वो 2 साल से जेल में है और 2 साल से वो तकलीफ काट रहे हैं। अब इमरान खान साहब को भी तो आमादा करना है कि आप बाहर आ जाएं पैरोल पे, और उसके लिए इमरान खान साहब को अनकंडीशनल बाहर लाया जाए और उन्हें कहा जाए कि जी बिल्कुल आप अपने घर जा सकते हैं, आप अनकंडीशनल बाहर आ गए हैं। और ये एक तरह से, या इमरान खान साहब को देखिए सिद्दीक, इसमें तो बेल भी मिल सकती है। ये जो उनके केसेस को पेंडिंग किया जा रहा है बिला वजह, ये तो नवाज शरीफ के लिए सिस्टम एयरपोर्ट चला जाता है, अदालत खुद एयरपोर्ट पहुंच जाती है और जाकर नवाज शरीफ साहब की जमानत हो जाती है। तो इमरान खान साहब तो जेल में 2 साल से कोई चीज अभी तक साबित भी नहीं हुई, तो उन्हें तो बड़े आराम से बेल भी मिल सकती है, वो अपनी बेल करवा के बाहर आ जाए। ये पैरोल वाले मामले पे अगर एतराज है लोगों को, और कुछ लोगों को जो एतराज है उनकी बात को आप हवा में नहीं फेंक सकते। जितनी मर्जी बड़ी इमरजेंसी हो, इतने बड़े लीडर को आप झूठे केसेस में आपने अंदर रखा हुआ, ये भी एक हकीकत है, हमें माननी पड़ेगी। तो एक रास्ता और है कि आप इमरान खान साहब को जो है वो आप जमानत दिलवा दें इन केसेस में, और वो जमानत होने में तो टाइम नहीं लगता, अर्जेंटली आप केसेस सुन के उनको बेल दे सकते हैं, इमरान खान साहब बाहर आ सकते हैं। बिल्कुल, इमरान भाई ठीक कह रहे हैं, लेकिन वो जरा फैसला वो अभी तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा।
ये एक कानून के अंदर गुंजाइश है रोल वाली। और दूसरी जहाँ तक बात है नवाज शरीफ के लिए जो चीजें हुई वो इमरान खान के लिए हो सकती थी। अगर इमरान खान बुज़दिल होता, अगर इमरान खान करप्ट होता, चोर होता, डाकू होता, लुटेरा होता, कंप्रोमाइज होता, तो फिर इमरान खान के लिए वो चीजें हो सकती थी। वो चीजें जो नवाज शरीफ के लिए की गई वो चोरों, डाकू और लुटेरों के लिए वो सहूलियात मुयसर है। जो बुज़दिल हो, जो कंट्रोल हो, जो चाबी वाले खिलौने हो, जो इनके इशारों पे नाचते हो, जो इनके इशारों पर अपनी इज्जत नफ्स को ज़िबा कर दे, जो अपनी खुददारी, इज्जत, गैरत को कुर्बान कर दे, तो फिर उनको ये सहूलियात दी जाती है। इमरान खान ना अपनी खुददारी, इज्जत और गैरत पर कोई सौदा कर रहा है, ना पाकिस्तानी कौम की इज्जत और खुददारी पर कोई सौदा कर रहा है, ना पाकिस्तान की इज्जत के ऊपर कोई हाथ आने दे रहा है। तो जाहिर है फिर इमरान खान को वो सहूलियात नहीं मिल सकती। तो ये आसान रास्ता इमरान खान भी ले सकता था, लेकिन उसने आसान रास्ता ना लेने का फैसला किया और उसने मुश्किल रास्ता लेने का फैसला किया है। वो मुश्किल रास्ता ले रहा है और हर आने वाले दिन के साथ उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, उसकी इज्जत बढ़ रही है, उसके सियासी करकट बढ़ रहा है। अच्छा, इसमें जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया है नाज़रीन, उनको मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी तक सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान ने बहरहाल जवाबी कार्रवाई का आगाज कर दिया और भारत के ऊपर जवाबी हमला किया। पाकिस्तान ने 4 दिन तक बर्दाश्त किया। भारत ने पहले मिसाइल हमले किए, उसके बाद भारत ने एयरफोर्स को इस्तेमाल किया, फिर भारत ने ड्रोन भेजे और फिर फाइनली भारत ने पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है उसके मुख्तलिफ जो हवाई अड्डे हैं या जो हमारी एयर बेसिस हैं उनके ऊपर हमला शुरू कर दिया। लगभग आधा दर्जन से ज़्यादा एयर बेसिस के ऊपर हमले रिपोर्ट हुए, जिनमें से बेशतर हमलों को पाकिस्तान ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम के ज़रिए से नाकाम बनाया। और उसके बाद फिर पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन बचा नहीं था, क्योंकि भारत लगातार हमले करता रहता, तो हम सारे हमलों को तो उस तरह नहीं रोक सकते थे, तो हमें अटैक करना पड़ा। और वैसे भी ये कहावत है और ये हमेशा से जब भी कोई आदमी फाइटर बनता है तो उसको पहली बात सिखाई जाती है कि अटैक इज़ बेटर डिफेंस। अटैक आप करते हैं तो वो सबसे अच्छा डिफेंस होता है। अगर आप अपने आप को बचाना चाहते हैं तो आपको दूसरे पर हमला करना पड़ेगा। तो ये पाकिस्तान को अब करना है और पाकिस्तान को करना पड़ा। पाकिस्तान के लिए ड्यू था। पाकिस्तान के लोग ये बहुत कह रहे थे। पाकिस्तान की हुकूमत ने काफ़ी हद तक कोशिश की कि लड़ाई ना हो। पाकिस्तान की फौज ने, एस्टेब्लिशमेंट ने बहुत कोशिश की कि लड़ाई ना हो, लड़ाई से गुरेज किया जाए, लेकिन दुनिया पाकिस्तान और भारत की लड़ाई रुकवाने में नाकाम रही। फिर पाकिस्तान ने वो किया जो पाकिस्तान की आवाम की उमंग के मुताबिक था और पाकिस्तान ने रिटेलिएशन की। फजर की नमाज के बाद बड़े पैमाने पर पाकिस्तान ने मिसाइल रवाना किए इंडिया की जानिब, अपनी एयरफोर्स को एक्टिवेट किया और उसके बाद इंडिया में तबाकों की आवाज़ें सुनाई दी। कई जगहों से धुएं उठ रहे थे। इंडिया के कुछ एयर बेसिस हैं उनके बारे में बड़ी हमारे पास कंफर्म इत्तलात हैं कि उनको तबाह किया गया है और उनको निशाना बनाया गया है पाकिस्तानी फोर्सेस की जानिब से। तो ये नाज़रीन अब तक की सूरत हाल है जो मैंने आपके साथ शेयर की है। जो फर्दर सूरत हाल है मैं एक वीलॉग उसके अंदर पूरी तफसीलात बयान करके कुछ देर के बाद अपलोड करूंगा, उसमें आप बाकी चीज़ें देख सकेंगे। लेकिन एक बात हम सबको याद रखनी है कि हमारे पास रहने के लिए ज़मीन पे जो बेहतरीन जगह है वो पाकिस्तान है। मैं आज पाकिस्तान में नहीं हूँ और मेरी तकलीफ का आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। यानी मुझे पाकिस्तान में होना है इस वक्त और मुझे अपने रिश्तेदारों के पास, अपने दोस्तों के पास रहना है इस वक्त। मैं आज पाकिस्तान में नहीं हूँ तो आप इस तकलीफ को नहीं समझ सकते, ना आप इसका पैमाना देख सकते हैं। तो हमारे पास पाकिस्तान से अलावा दुनिया में कोई और अच्छी जगह नहीं है जहाँ पे हम अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। उसी सरजमीन में हमने दफन होना है, उसी सरजमीन के हम रहने वाले हैं, उसी में हमें सबसे अच्छा सांस आता है, उसी में हम बहुत खुश रहते हैं। तो जब बात आ जाएगी हमारी मिट्टी की तो फिर हम सारे शीशा पे लाई हुई दीवार होंगे। मेरे जो दोस्त सियासी मुखालिफ हैं एक दूसरे के, हमारी कितनी भी एक दूसरे से मुखालफत हो, कितना भी झगड़ा हो, मुल्क की खातिर हम सब एक जैसे हैं और हम सब मिलकर मुकाबला करेंगे। हमारे साथ बड़ा जुल्म हुआ, पाकिस्तान में बड़ा जबर हुआ, फसाइयत हुई, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। हमारे साथ बड़ी तकलीफ दे चीज़ें की गई इस मुल्क के अंदर पाकिस्तान में, लेकिन आज जिन लोगों ने ये की वो क्योंकि वतन के लिए लड़ रहे हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, पाकिस्तान को मजीद शऊर आएगा और पाकिस्तान प्रोफेशनली आगे बढ़ेगा। सब अपना अपना काम करेंगे, सब अपनी अपनी ड्यूटीज़ करेंगे। नाज़रीन, इस वीलॉग को मैं यहाँ रोक देता हूँ, लेकिन जाते जाते आपको एक मरतबा फिर मैं बता रहा हूँ कि पाकिस्तान ने भारत पे वापस अटैक किया है और ये अटैक पाकिस्तान ने जो भारत पे किया है ये पब्लिक की डिमांड थी। हम सब बार बार ये कह रहे थे कि जब तक कि आप इस लड़ाई को अपनी सरजमीन से उठाकर भारत की सरजमीन पे मुंतकिल नहीं कर देते तब तक ये आपके गले पड़ी रहेगी और भारत को इस लड़ाई की हीट का एहसास दिलाइए। अब पहली मरतबा भारत को गुज़िश्ता चंद दिनों में इस लड़ाई की शिद्दत और इसकी हीट का एहसास हो रहा होगा। उम्मीद करते हैं कि भारत होश के नाखून लेगा, वरना जंग याद रखिए, कोई जंग जीत भी जाए, कोई जंग हार भी जाए, लेकिन इंसानियत हर जंग में हार जाती है। एक बात याद रखिएगा कि अगर नुकसान पाकिस्तान का होगा तो भारत का भी बहुत होगा। और पाकिस्तानियों के बारे में एक बात मैं आपको बता दूं, हम तो जंग के बाद अपने आप को संभाल लेंगे, लेकिन इंडियंस की वो पसली नहीं है या वो जंग के बारे में इतने मजबूत नहीं है। आप जंग के बाद संभल नहीं पाएंगे। हम पिछले 25 साल से जंग में हैं और हमें पता है कि लाशें कैसे उठाते हैं और जंग कैसे लड़ते हैं। तो आपको जो है वो और समझाया, लेकिन अब आपको ये बर्दाश्त करना पड़ेगा। सिद्दीक जान साहब ने एक दफा फिर ज्वाइन किया है। जी सिद्दीक जान साहब। सॉरी सर, कॉल डिस्कनेक्ट हो गई थी।
बस मैं अभी फाइनली यही मैं कह रहा था कि पाकिस्तान में कुछ भी हो, हम आपस में जैसे भी हो, हमारे साथ जो भी किया गया हो, लेकिन आज हमारी सरजमीन की बात है, हमारी मिट्टी की बात है और हमारे पास रहने के लिए इससे अच्छी जगह कोई नहीं है, तो हमें मिलकर इसका दिफा करना है और सबको पाकिस्तान के साथ खड़े होना है, दूसरा ऑप्शन ही कोई नहीं है। इमरान पे जो एक अपडेट आ रही है ना जी कि उससे ये अंदाजा होता है कि चीजें शायद थोड़ी सी लंबी चलें। भारत ने तमाम अपनी परवाजें जो है और अपने एयरपोर्ट जो है वो 15 मई तक के लिए बंद कर दी है। अपनी एयर स्पेस उन्होंने 15 मई तक बंद कर दिया। इट्स मीन के उनको भी ये अंदाजा है कि ये लड़ाई अभी लंबी चलेगी। तो इससे पहले आपने देखा कि उन्होंने IPL अपना मुअत्तल किया, तो इसका मतलब ये है कि भारत जो है वो इस लड़ाई को लंबा चलाने के मूड में है। और ये नजर भी आ रहा था कि भारत ने इंस्टिगेट किया पाकिस्तान को, प्रोवोक किया कि पाकिस्तान अटैक करे। देखिए उन्होंने रिजवान गलज़ई साहब ने खबर दी है। रिजवान गलज़ई साहब कह रहे हैं कि S-400 का एक सिस्टम है भारत के पास, ये रशियन एयर डिफेंस सिस्टम है सदीक भाई, और ये दुनिया में इस वक्त नंबर 1 है। यानी ये जो अमेरिका का आपका पैट्रियट मिसाइल सिस्टम है, ये उसके लेवल का एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम है और ये फिजा से ज़मीन में आने वाले तमाम मिसाइलों को और जहाज़ों को तबाह करने की सलाहियत रखता है। तो इसके बारे में एक दावा सामने आया रिजवान गलज़ई साहब का। रिजवान गलज़ई साहब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने JF-17 थंडर के जरिए इसको तबाह किया। अभी देखिए ये क्योंकि वॉर न्यूज़ है, इसमें खबरें बहुत सारी गलत भी हो सकती हैं, ठीक भी हो सकती हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ इन चीज़ों की कंफर्मेशन हो जाती है और फ्यूचर में जब लिखा जाएगा, वॉर नोट्स लिखे जाएंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि पाकिस्तान ने क्या अचीव किया था और कितनी जल्दी अचीव किया था। बड़ा प्रोफेशनली पाकिस्तान एयरफोर्स ने इन ऑपरेशंस को हैंडल किया है, बड़े ज़बरदस्त तरीके से किया है और भारत को यानी सरप्राइज आप इसलिए नहीं कह सकते कि पाकिस्तान ने तो बता के हमला किया, दिन की रोशनी में हमला किया, लेकिन स्ट्रेटेजी जो पाकिस्तान की होती है भारत के लिए हर मरतबा वो स्ट्रेटेजी मुश्किलात पैदा करती है, स्पेशली जब एयरफोर्स प्लान करके आती है, तो मेरे ख्याल में भारत उसमें काफ़ी पीछे है। जी सदीक जान साहब। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन जिस तरह से मैंने आपको पहले भी अर्ज किया था कि पाकिस्तान जिन मकामात के हवाले से क्लेम कर रहा है, तो उन जगहों के हवाले से भारतीय मीडिया एक्सेप्ट कर रहा है कि बिल्कुल वहाँ पे अटैक हुआ है और लेकिन ज़ाहिर उनका अपना इस पे पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमने नाकाम बना दिया है। तो चीज़ें बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं और ये मेरे लिए सबसे बड़ी खबर जो है वो मेरे लिए दो सबसे बड़ी खबरें हैं। एक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का नेशनल कमांड अथॉरिटी की मीटिंग बुलाना और दूसरा भारत का 15 मई तक के लिए अपनी एयर स्पेस बंद करना। ये सबसे बड़ी दो खबरें हैं जो ये बताती हैं कि चीजें अभी देखें, अभी भारत ने 6 मजीद दिन लिए हैं, यानी आज 10 मई है और 5 दिन इसके बाद, तो भारत इस जंग को लंबा खींचना चाहता है। देखिए उनके दिमाग में एक और बात भी है सदीक भाई, आपको ये समझना पड़ेगा, जंग बड़ी टेक्निकल चीज है। भारत बहुत बड़ा मुल्क है, उनके पास $700 अरब के रिजर्व पड़े हुए हैं, हमारे पास $10 अरब के हैं। ये बहुत बड़ा फर्क है। भारत के दिमाग में ये चलता है कि अगर हम जंग लंबी करेंगे तो पाकिस्तान जो है उसकी लड़ने की सलाहियत कम होती चली जाएगी और वो इसके ऊपर इस तरह से तज्जिया भी करते हैं। लेकिन देखें, पाकिस्तान की लड़ने की सलाहियत को जब आप एक लेवल से नीचे तक ले जाएंगे ना, तो फिर ये खतरा जो है पूरा का पूरा उस जंग की लपेट में आ जाएगा या उस खतरे की लपेट में आ जाएगा जिस तरफ कोई भी नहीं जाना चाहता। बस मैं इतना ही कहूँगा यहाँ पे कि पाकिस्तान जो है वो जब एक लेवल से ज़्यादा पाकिस्तान को नीचे ले जाएंगे तो फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा कि खुद तो डूबे हैं सनम तुमको भी ले डूबेंगे, तो पाकिस्तान और भारत उस नुक्ते तक ना पहुँच जाए। तो ये जितनी जल्दी वाइंड अप हो जाए उतना बेहतर है, लेकिन अगर लड़ना है तो फिर लड़े, अगर लंबी जंग करनी है तो फिर तो लंबी जंग भी करें ना। अफगानिस्तान में 20 साल जंग लड़ी है अमेरिका ने और बाकी मुल्कों ने, नेटो पूरी आई थी लड़ने के लिए, तो 20 साल बाद अफगानिस्तान से क्या निकाल कर निकल गया। आज भी अफगानी जिंदा है, आज भी अफगानी जो है वो अपने रोजमर्रा के हालात जो है अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। उन बहादुर लोगों ने पूरी दुनिया की फोर्सेस का मुकाबला किया, तो ये भारत क्या बेचता है। अगर लंबा लड़ना है तो लंबा लड़ के देख ले, लेकिन याद रखिएगा लड़ाई लंबी होगी तो आवाम की सपोर्ट की उतनी ही ज्यादा जरूरत होगी पाकिस्तान की फोर्सेस को, और ये सपोर्ट इंशाल्लाह मिलेगी, आवाम की सपोर्ट मिलेगी। सिर्फ जो है वो अवामी लीडर को एक दफा बाहर निकाल के आवाम के सामने लाएं, फिर देखें किस लेवल की सपोर्ट मिलती है। और अभी भी आज भी सारे पाकिस्तानी पाकिस्तान के उन तमाम जवानों, उन बच्चों के साथ खड़े हैं जो बॉर्डर पे लड़ाई लड़ रहे हैं। देखें हमारे बच्चे हैं, वो हमारे छोटे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे अपने जिगर का हिस्सा है। वो बच्चा कह रहा था, अपनी मामा को मैसेज कर रहा था जाते हुए लड़ते हुए, उसने वीडियो मैसेज भेजा है, तो वो तो मामा की जान है ना, बाबा की जान है। ये सारे बच्चे अपने अपने माँ बाप के प्यारे हैं, हमारे प्यारे हैं ये, तो हम इनके साथ ही हैं, इनके साथ ही हमारे दिल धड़कते हैं। ये हमसे बहुत प्यार भी करते हैं सदीक, लेकिन इशू ये है कि चंद लोगों की पॉलिसियों ने पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाया है। होश के नाखून लें, उस आदमी को बाहर निकालें जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर है। ये जितने लोग यहाँ फनकार बैठे हुए हैं, ये ना इंटरनेशनली ना पाकिस्तान के अंदर ये आपकी लड़ाई नहीं लड़ सकते। ये लड़ाई वही आदमी लड़ सकता है जो आर्मी फ्रंट के ऊपर भी और पाकिस्तान के अंदर भी आवाम को इकट्ठा कर सकता है। उसे बाहर निकालें और उसका फायदा उठाएं, क्योंकि वही एक ब्रांड है जो इस पूरे माहौल के अंदर कौम को इकट्ठा करके यकजा करके एक मुट्ठी की तरह बदल देगा। अल्लाह ताला ने उसको ये सलाहियत दी है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो खुद ये कर सकता है, कि मेरा रब है वो जिसको चाहता है नवाज देता है।
आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये इज़्ज़त और ये मर्तबा उसको दिया है, कल मेरा रब ये किसी और को भी दे सकता है, लेकिन आज अगर ये उसके पास है तो इसे तस्लीम कीजिए, उसके पास चल कर जाइए। जी सिद्दीक जान। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। इस वक्त इमरान खान साहब अगर बाहर आ जाते हैं और उनकी एक तकरीर हो जाती है तो पूरे मुल्क के अंदर सेंटिमेंट्स होंगे, वो सब अंदाजा कर सकते हैं। क्योंकि इमरान खान जो है वो 2 हैसियत 8 फरवरी को उनको मिली, अब 2-3 पे पहुंच गए हैं और हर आने वाले दिन के साथ उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। फिर वो इंटरनेशनली, कल इमरान भाई हम बैठे थे परसों सलामा राजा नासिर अब्बास साहब के साथ, तो उन्होंने कहा तो करो कि इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर एक तरफ मोदी हो दूसरी तरफ इमरान खान हो, तो कितना फर्क है दोनों की कद काट। नहीं मोदी पहले तंग आ गया था, वो तो सिफारिशें करवाता था कि मेरी इमरान खान से जान छुड़वा दें। यूरोपियन और अमेरिकन ने आके सिफारिश की थी कि यार अल्लाह का वास्ता इमरान खान से मोदी की जान छुड़वाएं आप। मोदी फंस गया, इमरान खान ने जकड़ दिया उसको। बिल्कुल, और उन्होंने कहा एक तरफ इमरान खान है जिसने आज तक किसी इंसान को एक मतलब खराश भी नहीं उसकी वजह से पहुंची, और दूसरी तरफ मोदी दरिंदा है जिसने जो बुचर ऑफ गुजरात है, जिसने अकलियतों पे जुल्म किया है, जिसने मुसलमानों पे जुल्म करवाया, जिसने कश्मीरियों पे जुल्म करवाया। तो इंटरनेशनली जो है वो इमरान खान का कद मोदी से बहुत बड़ा है, और अगर आपने मोदी को काउंटर करना है तो फिर इमरान खान ही आपको चाहिए। और फिर इमरान खान की आप देखेंगे उम्मत मुस्लिमा में जो इमरान खान की पॉपुलैरिटी है, जिस तरह से इस्लामोफोबिया के ऊपर उन्होंने काविशें की और जो तकारीर की उन्होंने कौम मुत्तहिदा में, तो उनका कद काठ जो है वही इस वक्त पाकिस्तान की दुरुस्त नुमाइंदगी कर सकते हैं। और फिर इसलिए ये नहीं है कि हम कोई किसी की ख्वाहिश है, भाई पाकिस्तानियों ने मैंडेट उसको दिया ना, पाकिस्तानियों ने वोट उसको दिया, और वोट के ये 2 हैसियत थी 8 फरवरी को। बी और सी कैटेगरी के उसके लीडर्स थे, अपने उम्मीदवार थे। ए कैटेगरी के उम्मीदवार ही नहीं थे, निशान ही नहीं था, ट्रांसपोर्ट ही नहीं था, पैसे ही नहीं थे, कंपेन ही नहीं थी, निशान ही नहीं था, उसके बावजूद तो हैसियत ले गए। तो अब तो मामला हुआ है, तो इसलिए इमरान खान की रिहाई अगर कोई भी पाकिस्तान के हक में सोचे, मुहब्बे वतन पाकिस्तानी बन के सोचे, तो इस वक्त उसको सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि फौरी तौर पर इमरान खान को रिहा करके और महफूज मकाम पे मुंतकिल करवाना चाहिए और इमरान खान का एक वीडियो या ऑडियो पैगाम जारी करवाना चाहिए। अच्छा सिद्दीक जान साहब, ये कुछ वीडियो गेम्स हैं जो बड़ी लेटेस्ट और जदीद नौइयत की वीडियो गेम्स हैं, बहुत जदीद नौइयत की, लेटेस्ट, और इनमें जो विजुअल्स होते हैं वो ऐसा लगता है कि जैसे ये बिल्कुल असली विजुअल्स हैं, और ये जंग की वीडियोस होती हैं, इसमें हेलीकॉप्टर जहाज ये उड़ते हैं और फायरिंग वायरिंग भी होती है। अब ये जो वीडियोस हैं, इन वीडियोस को पोस्ट किया जा रहा है भारत के कुछ अकाउंट्स की जानिब से, और ये क्लेम किया जा रहा है कि जनाब ये वीडियो जो है ये जंग की वीडियो है, और लोग उसको पोस्ट कर रहे हैं, रीपोस्ट कर रहे हैं। लोगों को आइडिया ही नहीं है कि ये वीडियो गेम है। जो लोग वीडियो गेम्स खेलते हैं उन्हें पता है, और वो कंफर्म कर रहे हैं कि ये वीडियो गेम्स की वीडियोस हैं, और ये उनके क्लिप काट के लगाए गए हैं, और इन्हें रियलिटी में और इसमें कोई फ़र्क ही नज़र नहीं आता। नाज़रीन, पिंडी में एक मिसाइल इंटरसेप्ट किया गया और इसके बाद वो रोड पर गिरा है, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इसी तरह से भारत ने कुछ ड्रोन भी भेजे हैं। अभी जो है अमीर अब्बास साहब ने ये बात रिपोर्ट की थोड़ी देर पहले, मेरा एक और सोर्स है उसने मुझे मैसेज भी किया है कि पाकिस्तान के जो है वो ड्रोन्स कुछ भारत के अंदर दाखिल हुए अब, और भारत ने पाकिस्तान के कैपिटल के ऊपर क्योंकि अटैक किया, तो उसके बाद न्यू दिल्ली में पाकिस्तानी ड्रोन जो है न्यू दिल्ली की फ़िज़ाओं में है, और भारतीय जो सिस्टम है नाज़रीन वो कोशिश कर रहा होगा कि उनको किसी तरह से काबू करे ड्रोन्स को, लेकिन जब इतनी बड़ी तादाद में ड्रोन जाएंगे तो वो नुकसान भी करेंगे। पाकिस्तान ने बहुत हैवी किस्म का अटैक किया है भारत के ऊपर, और भारत की जो कैपेबिलिटी है वो कुछ हद तक एक्सपोज भी हुई है। सिद्दीक जान साहब, हम यहाँ से अपने नाज़रीन से इजाज़त देते हैं, और जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होगी उसके ऊपर हम दोबारा बैठेंगे, बातचीत करेंगे, बाकी दोस्तों से भी बातचीत करेंगे। कुछ देर तक मैं एक वीलॉग में जो अब तक की सारी सूरत हाल है वो आपके सामने रखता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। रात के 9 बजते ही भारत के हर चैनल पर जैसे पागलपन की लहर दौड़ गई। एंकर्स ने अपने कोट के बटन खोल दिए, बाल खोले और माइक पकड़कर किसी तूफानी खतीब की तरह चीखना शुरू कर दिया। कहा गया कि नाजरीन, भारत ने आज पाकिस्तान के 2 F-16, 1 JF-17, 3 ड्रोन, 5 चिड़ियां और 1 बेकसूर कबूतर मार दिया। और हाँ, उसमें से एक पायलट को भी जिंदा पकड़ लिया। दूसरे को आसमान से उतरने का कहा, वो खुद अपनी मर्जी से नीचे आया क्योंकि भारतीय सूरमाओं ने उसे घूर के देखा था। ये मंजर थमता है, एंकर आगे बढ़ता है, उंगली हिला हिलाकर ऐसे ऐलान करने लगा जैसे महाभारत के किसी मैदान में खुद अर्जुन ने पाकिस्तान को जेर कर लिया। कराची पोर्ट मुकम्मल तबाह हो गया उनके नजदीक। पानी ने अपने बहाव को रोक दिया है। समुंदर ने एतराफ कर लिया है कि वो अब सिर्फ भारतीय है। गोया मुंबई के साहिल से वफादारी का हल्फ लेकर आया। और लाहौर, अरे लाहौर तो ऐसे पेश किया गया जैसे दिल्ली के मजाफात में नया सेक्टर बन गया हो। भारतीय फौज ने वहां ना सिर्फ कब्जा किया बल्कि अनारकली बाजार से शॉपिंग भी की। एक सिपाही ने तो बकरे की कलेजी खाकर कहा, कश्मीर के बाद ये सबसे बड़ा इनाम। अब मंजर बदलता है। एंकर की आवाज मजीद कपकपाने लगती है जैसे कोई रूहानी इंकशाफ हुआ। आवाज आती है, नाजरीन, हमारे कमांडोज ने पेशावर में खुफिया हमला किया। इतना खुफिया कि हमें खुद भी नहीं पता चला, लेकिन कामयाबी ऐसी कि पाकिस्तान की नींदें क्या, जागती आंखें भी छीन ली गई। और उसके बाद सबसे बड़ी खबर,
वजीर आजम हाउस पर मिसाइल हमला, वो भी ऐसा मुहज्जब मिसाइल जिसने घंटी बजाकर इजाजत मांगी, पर्दा हटाया और अदब से कहा, जनाबे वाला मुझे अंदर आना। पाकिस्तानी वजीर आजम ने खुशी से मुस्कुराकर कहा, आइए चाय पीजिए, और ये सब कुछ लाइव दिखाया गया, मगर सिर्फ उन्हें जो योगा करते हैं और 12:30 बजे ध्यान में बैठे होते हैं। आप सब पर सलामती, मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं 92 डिजिटल, और इसमें तड़का मसाला मिक्स है इंडियन चैनल। जैसे एक भारतीय एंकर जज्बाती होता है, आंखों में आंसू है, मुंह में कफ है और लबों पर फतह का तराना। कह रहा है कि ये सिर्फ फतह नहीं है, ये तारीख है। हमने सिर्फ पाकिस्तान को नहीं, अकल, मंतिक, जोग्राफिया, मौसम और कशिशे शकल को भी शिकस्त दे दी। एक तजियाकार तो यहां तक कह बैठा कि हिमालय पहाड़ ने खुद अपना सर झुकाया और इंटरनेट के सिग्नल्स तक ने पाकिस्तान को छोड़ दिया। ये सब कुछ देखकर हम पाकिस्तानियों ने सिर्फ एक काम किया, खूब कहके लगाए, चाय का घूंट भरा और कहा, भाई फिल्म बहुत अच्छी थी, मगर थोड़ा बजट बढ़ा लेते, अभी बहुत फेक लग रही। मैं मौजूदा मंजरनामे में आपको कल की खबरें भी बताता हूं। ये अभी जो भारतीय मीडिया जो है, ये अपनी बेताब अकल में उसे पका भी चुका है। तखयलाती उनका लश्कर पाकिस्तान फतह कर चुका होगा, लेकिन कागजों, ग्राफिक्स और चीखते एंकर्स की स्क्रीनों पे कल की पहली बड़ी खबर क्या होगी? भारतीय फौज ने इस्लामाबाद का फातिमा जिन्ना पार्क मुकम्मल तौर पे फतह कर लिया। अब उसका नाम बदलकर वीर श्री पार्क रख दिया गया और वहां गुलहरियों ने भारतीय फौज का इस्तेकबाल किया। एंकर जज्बाती होकर चीखेगा, नाजरीन परिंदों ने भारतीय फौजियों पर फूल बरसाए, हवा भी तरंगा गुनगुना रही थी और झूले खुद ब खुद झूमने लगे थे। ड्रोन फुटेज के नाम पर वही पुराना वीडियो दिखाया जाएगा जिसमें लोग पिकनिक मनाते नजर आएंगे और तजियाकार कहेगा, ये पाकिस्तानी अवाम की रजामंदी है। उसके बाद फिर अगली खबर चलेगी। नाजरीन, भारतीय साइंटिस्ट ने एक खास रॉकेट रिक्शा तैयार किया जो अमृतसर से सीधा पेशावर तक सिर्फ 22 मिनट में पहुंचेगा और रास्ते में हर चेक पोस्ट को हाय राम कहकर गुजार देगा। एंकर दावा करेगा कि भारतीय रिक्शे ने बन्नू में हॉर्न बजाया तो पूरे पाकिस्तान की मोबाइल सर्विस बंद हो गई और पायलट ने रिक्शे से नीचे उतरकर पाकिस्तान की जमीन को छुआ और कहा, अब यह धरती भारत की है क्योंकि मेरे जूते यहां पड़े। कल की सबसे जज्बाती खबर यह होगी कि भारतीय फौज ने लाहौर के गुलबर्ग में वाक़े एक प्लाजे पर कब्जा करके उसे लक्ष्मी प्लाजा करार दे दिया और वहां एक मंदिर की तामीर शुरू हो गई जहां हर शाम भारतीय एंकर अपनी फतह की पूजा किया करेंगे। एक सीनियर एंकर जो पिछले हफ्ते तक क्रिकेट तजियाकार था, अब स्ट्रेटेजिक माहिर बन चुका है। वो कहेगा, ये प्लाजा स्ट्रेटेजिकली इतना अहम है कि इस पर कब्जा किए बगैर हमारा दिल नहीं मानता था। और साथ ही एक अफवाह उड़ाई जाएगी कि प्लाजे की लिफ्ट भारतीय झंडे की मौसीकी पर चलती है। नाज़रीन, अब आती है कल की साइबर वार की। भारत ने पाकिस्तान का पूरा इंटरनेट हैक कर लिया और अब जो भी पाकिस्तानी गूगल खोलता है वहां सबसे पहले नरेंद्र मोदी की मुस्कुराहट आती है। एक एंकर दावा करेगा कि भारत ने टिकटॉक पे ऐसा कब्जा किया है कि पाकिस्तानी नौजवान अब सिर्फ भारतीय जयकारे वाले फिल्टर इस्तेमाल करते हैं और जिसने ना किया उसका मोबाइल खुद ब खुद बीजेपी की तकरीर सुनाएगा। फिर सबसे खतरनाक ब्रेकिंग न्यूज शुरू कि भारतीय फौज ने नाश्ता करते हुए रावलपिंडी से इस्लामाबाद तक मेट्रो नेटवर्क हाईजैक कर लिया। अब हर स्टेशन पर भारत माता की जय का नारा सुनाया जाएगा और बस में बैठे हर मुसाफिर को तिरंगा थामने पर 10 रुपए रियायत दी जाएगी। एक तजियाकार जो दरअसल किसी टीवी शो का ड्रामा राइटर है, वो ये कहेगा, ये भारत की सॉफ्ट पावर है जिसके आगे पाकिस्तान का कोई चारा नहीं। आखिर में कल की सबसे बड़ी खबर भारत की होगी कि पाकिस्तान अब भारत की 37वीं रियासत बन चुका है और उसका नाम होगा प्रशांतपुर वेस्ट। उसका चीफ मिनिस्टर वही एंकर होगा जो सबसे ज्यादा चीखता है, सबसे ज्यादा हाइपर है और सबसे ज्यादा नाजरीन को नाजरीन कहकर बेहोश करता है। रावलपिंडी में उसकी हलफ बधाई होगी जिसमें बारिश होगी, कौसे कजा निकलेगी और आसमान पर तिरंगा बनेगा, कम अज कम भारतीय मीडिया की स्क्रीन। अब सवाल ये कि कल के बाद परसों की खबरें क्या होंगी? शायद ये कि भारतीय फौज ने मानसून की बादलों को भी कायल कर लिया है कि वो सिर्फ भारतीय जमीन पर वर्षा करेंगे, या शायद सूरज ने पाकिस्तानी जमीन पर रोशनी डालने से इनकार कर दिया हो क्योंकि उसे भारतीय मीडिया ने ब्रीफिंग दी। तो हंसते रहिए, चाय पीते रहिए, भारतीय न्यूज चैनल्स की नई किस्त का इंतजार कीजिए। रोजाना शाम 7 बजे झूठ का स्पेशल शो, सच की कबर पर नया नगमा और दुनिया की सबसे बड़ी फैंटेसी इंडस्ट्री का ताजा तरीन शाहकार। मेरे उन भाइयों को जवाब है, उन्हीं के तखयलाती हथियारों से उन पर वही तखय्युल लौटा देंगे, मगर पाकिस्तानी अंदाज में भरपूर, तीखा, तंजिया और मजाक से लुथड़ा हुआ। चूंकि उन्होंने मीडिया की स्क्रीन पर ही जंगें जीती हैं, तो हम भी कैमरे की आंख से उनके दारुल हुकूमत को फटा करते हैं और जरा ज्यादा रंगीनी, ज्यादा तरतीब और ज्यादा शान से। सुनिए, अगर मुल्क ऐसे ही फतह होते हैं जैसे भारतीय चैनल्स में रोज शाम 6 बजे के बाद हो रहा है, तो फिर हमारी तखय्युलाती फौज, हमारे तखय्युलाती सिहाफी और हमारे तखय्युलाती एंकर भी किसी से कम नहीं। सुनिए नाज़रीन, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान की स्पेशल यूनिट ने दिल्ली पर यलगार कर दिए और रेड फोर्ट पर सब्ज हिलाली परचम लहरा दिया गया। भारतीय वज़ीर दिफा अब उस परचम के साए में खड़े होकर नेशनल गार्ड्स के साथ सेल्फी ले रहे हैं। उनकी मजबूरी है क्योंकि कैमरा पाकिस्तानी है और तस्वीर का एंगल भी हम तय करते हैं। उनका मशहूर एंकर जो कल तक चीख चीख कर पाकिस्तान पर हमले का मुतालिबा कर रहा था, अब हमारे एंकर के सामने बैठा हुआ जी सर कर रहा है और लाइव शो में इतराफ कर रहा है कि हमने झूठ बोलकर अरबों की आबादी को बेवकूफ बनाया, हमें माफ कर दें। साथ ये भी मान गया कि असल बिरयानी तो सिर्फ लाहौर में बनती है। अब आते हैं उन मनाजिर की तरफ जिन्हें देखकर भारतीय तजियाकारों को स्लीपिंग पिल्स खाकर नींद लेनी पड़ेगी। पाकिस्तानी कमांडोज ने मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पर पेशकदमी की और ऐलान किया कि अब ये बाबे पाकिस्तान है। हमने वहां कबूतर भी छोड़े, मगर चूंकि कबूतर सिर्फ मोहब्बत वाले शहरों में जीते हैं, इसलिए वो सीधा कराची वापस लौटा। भारतीय नेवी ने समंदर में मज़ाहमत की कोशिश की, मगर जैसे ही पाक बहरिया का जहाज उनकी हुदूद में दाखिल हुआ, भारतीय नेवी का अमला हाथ में सफेद झंडे और प्लीज प्लीज लिखे हुए रुमाल लहराने लगा।
ACS नाम है, पाकिस्तानी फजाइया ने दिल्ली की फजा को हरा कर दिया। हमारे फाइटर जेट श्रीनगर से होते हुए आगरा और फिर दिल्ली की फजा पर दिल बना के गुजर गए। भारतीय आवाम कंफ्यूज है कि ये मोहब्बत है ये मिसाइल, तो हमने उन्हें बताया ये मोहब्बत भी है और वार्निंग भी। बस हमारी मर्जी पर है कि किस वक्त क्या बन जाए। दिल्ली में हमारे